गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके पाठ्यक्रम से एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है समास। समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद हैं, समास विग्रह करने की प्रक्रिया क्या होती है, समस्त पद किस प्रकार बनाया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 3 समास। सबसे पहले तो हम समास का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण करना। अतः हम कह सकते हैं परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध मतलब आपस में अगर शब्दों का संबंध है, उन शब्दों का आपस में संबंध होकर अगर वह जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, दो शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जेब, घड़ी। अब यहाँ पर बीच में जमा का चिन्ह लगा है तो ये अभी क्या है? विग्रह, मतलब दो अलग अलग शब्द हैं। इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समास कहलाती है। तो इसको जोड़कर इन्होंने एक नया शब्द क्या बनाया? जेब घड़ी। अब ये जो जेब घड़ी बना है इसी को हम समस्त पद कहते हैं। मतलब इसे हमने जोड़कर एक नया शब्द बना दिया। समस्त पद मतलब ये अब एक पूरा पद बन गया। किस प्रक्रिया के दौरान? समास की प्रक्रिया के दौरान। दो शब्दों को मेल करने की जो प्रक्रिया है वही तो समास कहला रही है ना। तो हमने दो शब्दों को कैसे जोड़ा? जेब जमा घड़ी इक्वल्स टू क्या हो गया? जेब घड़ी। तो ये क्या बन गया? समस्त पद बन गया। क्लियर हुआ समस्त पद? इसके बाद समस्त पद में पहला शब्द तो पूर्व पद होता है और दूसरा जो शब्द है वह उत्तर पद होता है। जैसे हमने जेब और घड़ी देखा ना, तो जेब में पहला पद जो था जेब है वह पूर्व पद है और घड़ी उत्तर पद। और कोई उदाहरण देखिए, जैसे समस्त पद है डाकघर, इसका पूर्व पद है डाक और उत्तर पद है घर। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो डाक का घर। क्लियर हुआ? विग्रह करना देखेंगे हम आगे कि विग्रह करना क्या कहलाता है। ठीक है ना? अब समझ में आया समस्त पद किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना समस्त पद कहलाता है। इसमें पहला शब्द जो होगा वो पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा शब्द जो होगा वह उत्तर पद कहलाएगा। क्लियर हुआ? समास विग्रह पता क्या होता है? समस्त पद के शब्दों को अलग करना या अलग करते हुए उनका संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। किसे कहते हैं समस्त पद? समस्त पद के शब्दों को अलग करना और अलग करते हुए उनका संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, समस्त पद है तुलसी कृत। इसका पूर्व पद हमने पहले देखा कि पूर्व पद क्या होता है? पहला शब्द और उत्तर पद क्या होता है? दूसरा शब्द। तो पूर्व पद क्या हुआ? तुलसी और उत्तर पद हुआ कृत। इसका समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत। समास विग्रह का मतलब होता है विखंडित करना, अलग अलग करना, टुकड़े करना। ठीक है ना? समासिक पद जो होगा या समस्त पद जो होगा उसको अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। क्लियर हुआ? एक और उदाहरण देखिए, कमल नयन। कमल पूर्व पद है, नयन उत्तर पद। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, कमल जैसे नयन। क्लियर हुआ? समास विग्रह और समस्त पद। समस्त पद होगा जो दो शब्दों के मेल से बनेगा, ठीक है, और विग्रह होगा जिसे हम टुकड़े करके अलग अलग लिखेंगे। कौन किसके टुकड़े करेंगे? पूर्व पद और उत्तर पद के अलग अलग टुकड़े करके उसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा
कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा है आपका अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो हमने समास की परिभाषा देखी। समास की परिभाषा क्या है? परस्पर शब्दों के मतलब जो शब्द हैं, परस्पर जो शब्द मेल खाते हैं, इन्हें हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक मेल को समास कहते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समस्त पद किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़कर लिखना समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है शब्दों का विखंडितकरण करना या उनको अलग अलग करके लिखना। इसके बाद हमने समास के भेद देखे। अब सबसे पहला भेद देखिए समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा ना पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान नहीं होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। मतलब पहला पद आपका प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद है वह प्रधान होगा। इस समास में समस्त पद का विग्रह करते हुए पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाता है। कारक चिन्ह जानते हैं आप? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, हाँ, अधिकरण में, पर पे, जो कारक चिन्ह होते हैं 8, उनमें से पहला कारक चिन्ह और जो 8वां कारक चिन्ह है, मतलब कर्ता और संबोधन, इनको छोड़कर जितने भी कारक चिन्ह हैं वह सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ने कारक चिन्ह नहीं आएगा और हे, अरे, अहो जो कारक चिन्ह है वह नहीं आए, मतलब संबोधन कारक चिन्ह जो हैं वो नहीं आएंगे और कर्ता कारक चिन्ह है वह भी नहीं आएंगे। इसके अलावा जो 6 कारक चिन्ह हैं वे सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाता है और समस्त पद बनाते समय दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब अगर आप समस्त पद बनाएंगे तो उस कारक चिन्ह को हटा देंगे और जब आप समास विग्रह करेंगे तो उस कारक चिन्ह को लगा देंगे। जैसे हमने शुरुआत में एक एग्जाम्पल देखा था, डाकघर, तो डाक का घर, जो का चिन्ह जो लगा है वो कारक चिन्ह है, ठीक है ना। जब हमने विग्रह किया तो उसको लगा दिया और जब हमने समस्त पद बनाया तो उसे हटा दिया। क्लियर हुआ? यहाँ उदाहरण देखिए, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। दूसरा उदाहरण देखिए, स्वर्ग को प्राप्त। अब जन्म रोगी है वो समस्त पद है और जन्म से रोगी वो समास विग्रह हो गया। से इसमें कारक चिन्ह लगा दिया। स्वर्ग को प्राप्त है ना, यहाँ पर ये समास विग्रह हुआ है, इसका समस्त पद बनाना है, स्वर्ग प्राप्त। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, या तो वो समास विग्रह किया होगा उसका समस्त पद बनाना है, या फिर समस्त पद होगा उसका समास विग्रह करना है। इसी तरह से 2 तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। डाक गाड़ी क्या है? समस्त पद है और डाक के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह है और इसे विग्रह कर डाक के लिए लगाया। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, है ना, हटा देना। देश का वासी, देशवासी। आप बीती, आप पर बीती। क्लियर हुआ तत्पुरुष समास? दूसरा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान है इसके समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि द्वंद्व समास की पहचान कैसे की जा सकती है कि समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। कौन सा योजक चिन्ह लगा होता है? इसमें समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच या, और, तथा,
अथवा जैसे योजक लगा दिए जाते हैं और समस्त पद बनाते समय दो शब्दों को मिलाने वाले योजकों का लोप हो जाता है। वही बात हुई, अगर आप विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जब आप समस्त पद बनाएंगे तो उसी योजक चिन्ह को हटाते हुए उन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर लिख देंगे। क्लियर हुआ? द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद समान भी होते हैं, अपना अपना महत्व रखते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर इसमें योजक चिन्ह कौन कौन से लगते हैं? या, और, तथा, अथवा, जैसे आदि। क्लियर हुआ? उदाहरण देखिए इसके, माता पिता, अभी बीच में हाइफन चिन्ह लगा है, इसका जो योजक चिन्ह हाइफन चिन्ह जो लगा है, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता। ठीक है, रात और दिन तो रात दिन, ठंडा गरम ठंडा और गरम, दाल और चावल दाल चावल, उतार चढ़ाव, जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, उतार चढ़ाव तो उतार या चढ़ाव। ठीक है, या शब्द भी दिया है ना आपने यहाँ पर, पूर्व पश्चिम पूर्व और पश्चिम। क्लियर हुआ द्वंद्व समास? अगला देखिए आप, द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या कहा जा रहा है? इसमें पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची मतलब नंबर्स, नंबर आते हैं इसमें 1 2 3, ठीक है ना। जैसे पंचवटी, पंच मतलब 5 है ना, 5 वटों का समूह। शताब्दी, शत आबों का समूह, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समूह, ठीक है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। क्लियर हुआ? तो इसमें इसकी पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। क्योंकि पहला पद संख्यावाची होगा तो उसका तो नंबर्स में आ जाएगा, और नंबर्स किसके लिए दिए गए हैं तो वो दूसरा पद इसका क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। तो ये जो सारे आपके जो समास के भेद हैं, इसके आधार पर ही आप समास के पदों की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।